नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। अरब सागर से गुजरात की ओर बढ़ रहे सुपर साइक्लोन वायु का असर बीते कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में देखने को मिला, पर राहत की खबर यह रही कि रास्ता बदलने की वजह से तूफान गुजरात के तट पर से नहीं टकरा रहा है। हालांकि तूफान की तीव्रता को देखते हुए अलर्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। राज्य प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान वायु की। जानेंगे इस तूफान से किन किन इलाकों में असर पड़ा, साथ ही चक्रवात से जुड़े हर पहलू की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे चक्रवात जन्म लेता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सुपर साइक्लोन वायु ने रास्ता बदला और इसके साथ ही गुजरात तट से इसके टकराने की संभावना खत्म हो गई। हालांकि चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए पहले जैसा ही अलर्ट बना रहा। तटवर्ती जिलों में शुक्रवार तक तूफानी हवाएं चलने लगी और बारिश होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। भारत का पश्चिमी तट गुजरात, दमन और द्वीप के ऊपर चक्रवाती तूफान वायु का खतरा। पिछले कुछ दिनों से लोगों के मन में यही आशंका थी कि यह तूफान कितना नुकसान करेगा। हालांकि जैसे ही मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह इसका ऐलान किया कि चक्रवात वायु ने अपना रास्ता बदल लिया है, लोगों ने राहत की सांस ली। 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे तूफान ने गुरुवार सुबह अपनी दिशा बदल ली। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अब इस तूफान के गुजरात में घुसने की आशंका नहीं है और ये तटीय इलाकों के करीब से गुजर जाएगा। पश्चिम की ओर से रुख करने की वजह से चक्रवात समुद्र में रहेगा और गुजरात तट के किनारे किनारे गुजरते हुए निकल जाएगा। पहले ऐसा पूर्वानुमान था कि चक्रवात गुरुवार अपराह्न तक गुजरात तट से टकराएगा। तटीय क्षेत्रों के लिए तूफान की गंभीरता को देखते हुए गुजरात में प्रशासन ने सतर्कता में कोई कमी नहीं की। लैंडफॉल होने का संभावना दिखा रहा था, पर अभी क्या उनका ये कोस्ट के नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में आने के बाद वो थोड़ा उनका मूवमेंट कोस्ट के तरफ जा रहा था, उसमें से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो क्या हो गया, वो सिस्टम एकदम इसके बाजू से जा रहा है, ये कोस्ट के नज़दीक जा रहा है बट क्रॉस नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने रास्ता बदलने की बात तो कही, लेकिन इससे इनकार नहीं किया कि इसके प्रभाव के चलते राज्य के कई तटीय जिलों में भारी बारिश होगी। चक्रवात वायु के प्रभाव से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए गुजरात सरकार ने तटीय जिलों में निचले स्तर और कच्चे मकानों में रह रहे 3 लाख से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। तट रक्षक बल, सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। तटीय जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 52 टीमें और सेना की 11 टुकड़ी तैनात की गई हैं। इसके अलावा सेना की 24 टुकड़ी किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व रखी गई हैं। चक्रवात वायु के खतरे को देखते हुए प्रशासन जरूरतमंदों तक खाने का पैकेट भी पहुंचाने में जुटा रहा। इससे इसकी गंभीरता या इससे जो खतरा उत्पन्न हो रहा है वो बहुत कम नहीं हुआ है। हाँ, लैंडफॉल करता तो जो लैंडफॉल वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता। विंड स्पीड 150 से ज़्यादा होता, 160 तक होता, गस्ट के साथ 170 तक भी जा सकता था। लेकिन फ़िलहाल अगर वो कोस्ट पर लैंडफॉल नहीं करेगा तो और कोस्ट के बगल से निकलेगा, क्योंकि नज़दीक से निकल रहा है इसलिए फिर भी 135-140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं होगी और बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात वायु सौराष्ट्र तट पर नहीं टकराएगा, लेकिन तट के करीब गुजरने से गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका जिलों और केंद्र शासित क्षेत्र दीव को प्रभावित करेगा।
इसका कारण है कि चक्रवात का आंतरिक हिस्सा गुजरात में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आधा चक्रवात इसकी बाहरी परिधि राज्य में प्रवेश करते हुए तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार दोपहर बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही। चक्रवात के रास्ता बदलने के बावजूद बारिश, बंदरगाह और मछुआरों संबंधी सभी चेतावनियों को जस का तस रखा गया। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर परिचालन और बस और ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गईं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 550 से ज्यादा गांवों में बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। वायु तूफान तो अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है अभी भी इंडियन सिटी, और उनके साइक्लोन के साथ क्या क्या इन जनरल होता है। एक है एकदम स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड, गेल विंड स्पीड बोलते हैं हम लोग, वो होता है। दूसरा है वो जो इलाकों के बाजू से चल रहे उधर अच्छा बारिश तो होता है, और इवन क्रॉसिंग सब करता है, और एकदम नज़दीक कोस्ट के नज़दीक है तो स्टॉर्म सर्ज बोल के उनका भी इफेक्ट होता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार हालात पर नजर बनाए रखी। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात कर हालात की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चक्रवाती वायु के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ही चक्रवात वायु से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे आवश्यक सेवाओं के रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष के कार्य करने का भी निर्देश दिया गया था। कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को ही राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई थी। इसमें राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को संवेदनशील तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और आवश्यक भोजन, पेयजल और दवाइयों का स्टॉक बनाने का निर्देश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के जिस हिस्से में भी चक्रवाती तूफान आता है, उसका असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलता है। कई बार ये तूफान इतनी तीव्रता लिए आता है कि पूरे देश में इसका असर देखने को मिलता है। इस बार वायु तूफान का असर दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के मौसम में भी देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। अरब सागर से गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान वायु का असर बीते कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। गुजरात के कई तटीय इलाकों में धूल भरी आंधी और समंदर में ज्वार उठे। सोमनाथ मंदिर के आसपास आंधी चली। मंदिर में प्रवेश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। हालांकि मंदिर खुला ही रहा। पूरे गुजरात में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात वायु के चलते 80 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया और 30 से ज्यादा ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही रोक दिया गया। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष राहत ट्रेनें चलाईं। ये विशेष ट्रेनें गांधीधाम, भावनगर पारा, पोरबंदर, वेरावल और ओखा से हर एक जगह के लिए चलाई गईं। गुजरात परिवहन ने रोडवेज की उन सेवाओं को भी बंद किया जो लोगों को तटीय इलाकों तक पहुंचाती हैं या फिर लेकर आती हैं। कोई भी साइक्लोनिक स्टॉर्म ऐसा एक दिन साइक्लोनिक स्टॉर्म होके नहीं बनता है। हमेशा वो इधर एक स्मॉल सर्कुलेशन होके होता है, नहीं ये तो एक लो प्रेशर एरिया होके होता है। तो ये लक्षद्वीप और एडजॉइनिंग एरियाज में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो डिसेंड होके लो प्रेशर बन गया था और वो लक्षद्वीप एरिया में वो एरिया में हुआ था। ये मानसून का फ्लो हो रहा था, उनका अहेड हो गया था ये, और वो बाद में वो स्लोली इंटेंसिफाई करके ही अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया। गुजरात तट पर जितना असर दिखा उतना ही प्रभाव कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। कर्नाटक में तेज हवा से कई जगह पर भारी तबाही मची। वहीं जिला प्रशासन ने मंगलुरु के उल्लाल में तट के किनारे बोल्डर स्थापित किए। ये नौबत तब आती है जब काफी कठिन समुद्री परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं।
135 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा ज्यादातर तटीय इलाकों में चल रही थी। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश हुई। मुंबई में जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से विमान 20 मिनट की देरी से उड़ान भरे। ये तूफान मुंबई से महज 280 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवान तहसील के देवबाग गांव में भारी समुद्री लहरों ने तबाही मचा दी। देवबाग के निचले इलाके में स्थित रहने के कारण ये अक्सर समुद्र में लहर उठने पर जलमग्न हो जाता है। तो उनके बिगिनिंग में ये सिस्टम इवन केरला, कर्नाटका, इवन दिस कोंकण, गोवा, ये सब इलाकों में वो बारिश भी दिया था। और कोंकण में कल ये महाराष्ट्र के कोस्ट से जा रहा था, उसी टाइम में उधर थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड भी उन लोगों को फेल्ट हुआ था एंड रेन भी दिया, वो थंडर शावर सब हो गया उधर। प्रचंड गर्मी से परेशान मध्य भारत और उत्तर भारत में तापमान में काफी गिरावट वायु तूफान के असर की वजह से देखने को मिली। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कई स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियां देखने को मिली। कई स्थानों पर धूल भरी हवाएं चली और हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। भोपाल में 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में भी लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। राजस्थान में हल्की बारिश हुई और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। पारा 13.8 डिग्री तक गिर गया। जयपुर में बुधवार शाम 4 बजे पारा 42 डिग्री था, लेकिन वायु तूफान का ही असर था कि 1.5 घंटे बाद ही पारा लुढ़ककर 29 डिग्री हो गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को दिल्ली में तापमान 48 डिग्री था। उससे पहले लोग दिल्ली एनसीआर में लगातार 45 से 46 डिग्री की गर्मी को झेलने को मजबूर थे, लेकिन बुधवार को वायु तूफान के असर से तापमान में 10 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। मौसम का मिजाज बदलने से दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं भी कुछ देर तक बाधित रहीं। बात करें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की, तो इन राज्यों में धूल भरी आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में 24 लोगों की मौत की खबर है। झारखंड के कई इलाकों में भी तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे काफी नुकसान हुआ। वहीं पंजाब के लुधियाना में 5 जगहों पर दीवारें और छतों के गिरने से 2 बच्चों समेत 6 लोग जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि चक्रवात होता क्या है और ये चक्रवात कैसे विकराल रूप ले लेते हैं। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवा, पलक झपकते ही तबाही का भयानक मंजर और शहर दर शहर पसरती भयानक त्रासदी। तबाही का ये मंजर बताता है कि चक्रवात किस कदर भयानक हो सकता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां चक्रवाती तूफान ने तबाही न मचाई हो। गोल गोल अंदर की तरफ घूमती हवा इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है कि अपने चपेट में आने वाली हर चीज को पल भर में जमींदोज कर देती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में चक्रवात के मामले देखे जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये तूफानी बवंडर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में यही बुनियादी फर्क है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून समेत कई नामों से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये उत्पत्ति होती है टेम्परेचर डिफरेंस के चलते, और गर्मियों में जब हीट जनरेट होता है और समंदर में हीट बढ़ जाता है, पानी की सतह पर हीट बढ़ जाता है, तो उसमें इवापोरेशन और करंट्स क्रिएट होते हैं, और उसके साथ साथ वो करंट जो है धीरे धीरे एक चक्रवात का, छोटा सा चक्रवात का रूप लेता है, और वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। और जब वो बढ़ते हुए समंदर पे चलता है तो और मॉइस्चर लेडन हो जाता है, मॉइस्चर से भर जाता है, और मॉइस्चर से भर जाने से उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है।
पानी से लेडन होने के बाद वो चक्रवात और भारी हो जाता है और उसमें जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। जहां तक चक्रवाती तूफानों के पैदा होने की बात है तो ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से पैदा होते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से है। भूमध्य रेखा के नजदीक जहां समुद्र का पानी गर्म होकर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाता है, इन चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं। दरअसल सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए नम हवाएं काफी तेज गति से आती हैं और गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवात में तब्दील हो जाती हैं। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की ओर होती है और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर आती है। ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ प्रभावित क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ ही मूसलाधार बारिश करती है। कभी कभी तो तेज घूमती ये हवाएं हजारों किलोमीटर के दायरे में चलती हैं। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंध के क्षेत्र में आता है, हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्रों में भी दस्तक देता है। तूफानों की हवा की गति और क्षति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 1 में वैसे तूफानों को रखा जाता है जिनकी गति 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि श्रेणी 2 वाले तूफानों में हवा की गति 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी श्रेणी में तूफानों की हवा की रफ्तार 165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। वहीं चौथी श्रेणी के चक्रवातों में हवा की गति 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पांचवी श्रेणी जो सबसे खतरनाक होती है, इसमें प्रति घंटे 280 किलोमीटर से अधिक हवा की रफ्तार होती है। चक्रवात बोलेगा तो आइदर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द विंड स्पीड एसोसिएटेड। चक्रवात एक लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया, एंड वो लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होने से, लो प्रेशर एरिया कहीं भी होता है उधर विंड कन्वर्ज होता है, तो ऐसे उनका इंटेंसिफिकेशन होता है। इंटेंसिफिकेशन होके उनका विंड स्पीड बढ़ते जाता है। तो चक्रवात बोलने के लिए उनको एटलीस्ट विंड स्पीड 34 नॉट होना चाहिए। 34 नॉट मीन्स आपको वो kmph में करेगा तो इट विल बी मोर देन 60 एंड ऑल kmph उसका ज़्यादा होना चाहिए। चक्रवाती तूफानों में एक खास बात ये होती है कि इसके गोल गोल घूमते हुए बवंडर का केंद्र शांत होता है, जिसे चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन ये तीनों ही भारी बारिश करने वाले चक्रवाती तूफान हैं, लेकिन भूगोल के आधार पर ये तूफान एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके अपने अपने इलाके होते हैं। प्रशांत महासागर में टाइफून और अटलांटिक महासागर में हरिकेन और टॉर्नेडो तूफान आते हैं। इनमें खतरनाक हाई टाइड आते हैं और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। आकाश पोपली और भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चक्रवाती तूफानों के नाम सुनकर अक्सर एक सवाल सबके मन में आता है कि इन तूफानों को अलग अलग नाम कैसे दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे दिए जाते हैं इन तूफानों को अलग अलग नाम। भारत के पश्चिमी तट पर जिस चक्रवाती तूफान से चिंताएं बढ़ गईं, उसे वायु नाम दिया गया है। ये वायु नाम भारत ने दिया है। इससे पहले पूर्वी तट पर आए चक्रवाती तूफान फोनी का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। दरअसल हर साल दुनिया भर में औसतन 80 बड़े समुद्री तूफान उठते हैं। ये तूफान अपने पीछे भारी तबाही के साथ साथ अपने नाम की दहशत भी छोड़ जाते हैं। सालों साल लोगों के दिलों में इन तूफानों का खौफ कायम रहता है और लोग इनका नाम भुलाए नहीं भूलते। इन तूफानों में अंतर करने के लिए अलग अलग नाम देना जरूरी है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक और सामाजिक कमीशन यानी ESCAP मिलकर चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं, लेकिन ये नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते। इसके लिए बाकायदा
एक प्रक्रिया है। पिछला जो नामकरण देना था वो बांग्लादेश के हिस्से में था, इसलिए वो बांग्लादेशी नाम लगा। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उत्पन्न हुआ और बांग्लादेशी नाम लगा फोनी। फोनी का मतलब है सांप का फन। इस बार जो है इस बार अवसर इंडिया का था, इस बार टर्न जो है इंडिया का था रोस्टर के हिसाब से, और इंडिया ने जो नाम दिया था वो था वायु, इसलिए नाम वायु रहा। अगला जो आएगा किसी और देश का होगा तो उस रोस्टर के हिसाब से ही चला जाता है। समुद्री चक्रवाती तूफानों के नामकरण की परंपरा ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई। हालांकि शुरुआत में तूफानों के नाम मन मर्जी से रखे गए, लेकिन समय के साथ इसके लिए बाकायदा नियम तय किए गए। दरअसल मौसम विज्ञानी चाहते थे कि तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जल्द से जल्द आगाह किया जाए। इसके लिए आम लोगों तक आसानी से संदेश पहुंचाने की चुनौती भी थी। उस वक्त माना गया कि संख्या या तकनीकी शब्दों के मुकाबले लोगों के लिए नाम याद रखना आसान होगा। 19वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट राजनेताओं के नाम पर रखे गए। 1953 से तूफानों को बाकायदा महिलाओं वाले नाम दिए जाने लगे, लेकिन महिला अधिकारवादियों की आपत्ति के बाद 1979 में तूफानों के नाम की सूची में पुरुषों के नाम भी शामिल किए गए। इसके लिए बाकायदा सभी देशों से नाम मंगाए गए। इसके बाद तूफानों के नाम के 6 सेट तैयार किए गए। इन नामों को रोटेशन के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भी जो तूफान भारी तबाही मचाते हैं उनके नाम को लिस्ट से हटा दिया जाता है ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे। अटलांटिका महासागर में उठने वाले तूफानों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर W तक के नाम रखे जाते हैं। इस तरह के 21 नामों वाले 6 सालाना सेट बनाए गए हैं जो क्रम से इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी Q, U, X, Y और J वाले नामों को नहीं लिया गया है। तूफान के आने के क्रम में उनका नाम रखा जाता है। साल के पहले तूफान का नाम अगर एरलिन होगा तो आखिरी तूफान का नाम विल्मा हो सकता है। एक साल में अगर 21 से ज्यादा तूफान आ जाएं तो ग्रीक वर्णमाला के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारा रिम कंट्रीज, हमारा पूरा बांग्लादेश लेके बहुत सारा कंट्रीज है ना, ये इंडिया एज वेल एज आवर नाइबरहुड। तो वो वी हैव केप्ट ऑलरेडी कुछ मैट्रिक्स है नेम का बना के रखा है, पहले से नाम दे के रखा है। हर कंट्रीज, हर राज्य एक सेट ऑफ नेम्स इज गिवन एंड वो रोटेशन में हम लोग देते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के लिए नाम देने की जिम्मेदारी 8 उत्तरी समुद्री देशों की है। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश 8-8 नाम सुझाता है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में से उपलब्ध पहला नाम रख लिया जाता है। इनमें से किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। प्रकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते कुछ सालों में भारत में तूफानों का पता लगाने और उससे निपटने की तैयारियों में काफी तरक्की हुई है। आइए चलते चलते देखते हैं तूफान का पता लगाने से लेकर उससे निपटने की तैयारियों से जुड़ी इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार। भारत में चक्रवात या तूफान अक्सर सुनाई देने वाला नाम है। दरअसल भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम की तरफ अरब और पूरब में बंगाल की खाड़ी। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ही ज्यादातर तूफानों के स्रोत हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से निकलने वाले तूफान दुनिया के दूसरे हिस्सों के बाकी तूफानों से काफी अलग हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में तूफानों के 2 मौसम हैं। पहला प्री मॉनसून मौसम यानी अप्रैल से मई और दूसरा पोस्ट मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच। दुनिया में हर साल आने वाले तूफानों में से महज 5 से 6% तूफान इन्हीं इलाकों से आते हैं। इसके बावजूद नुकसान के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप से उठे तूफानों को ज्यादा घातक माना जाता है। यही वजह है कि भारत में तूफान की छोटी से छोटी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाता और तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का ध्यान दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम सागरों में होने वाली हर हलचल पर होता है। 1999 में बंगाल की खाड़ी में उठे शक्तिशाली तूफान में ओडिशा में भयानक तबाही मचाई। उस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
उस वक्त भारतीय एजेंसियों के पास तूफानों की सटीक भविष्यवाणी और उससे निपटने के उपायों से जुड़े संसाधनों का खासा अभाव था, लेकिन बीते 1.5 दशक में इसमें काफी तरक्की हुई। मौसम से जुड़ी तमाम हलचलों के पूर्वानुमान का बड़ा जिम्मा इस वक्त भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पास है। IMD ने बीते सालों में इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। प्रतिकूल मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, मानसून में बारिश, लू और भारी बारिश के पूर्वानुमान लगातार सुधर रहे हैं। 2013 में आया फैलिन चक्रवात हो या 2014 में हुदहुद, IMD ने चक्रवातों के पूर्वानुमान की सही जानकारी जुटाकर जानमाल के नुकसान को काफी सीमित करने में कामयाबी हासिल की। इस क्षमता का उदाहरण फोनी साइक्लोन में आपने देखा। एकदम सटीक पूर्वानुमान रहा, समय के बारे में कि कब आएगा साइक्लोन, किस समय एग्जैक्टली आएगा, स्थान के बारे में कि किस स्थान पर एग्जैक्टली लैंडफॉल करेगा और कितने देर तक ये चलेगा, वो भी बड़ा सटीक था। भारत ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की। 2013 में फैलिन तूफान के वक्त भारतीय उपग्रह ओशियनसैट-2 की मदद से IMD ने चक्रवात के पूरे रास्ते का अध्ययन कर करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज भी ज्यादातर मौसम पूर्वानुमानों के लिए हमें नासा के ISS रैपिड स्कैट पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब इसरो स्कैटसैट-1 के जरिए भारत को मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि चक्रवातों के पूर्वानुमान में और तेजी और सटीकता आने वाले समय में आएगी। पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने के साथ ही भारत में चेतावनी जारी करने के तंत्र पर खासा काम हुआ है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने बड़ी भूमिका निभाई। 1999 में पारादीप तूफान के वक्त पूरे भारत में 20 लाख मोबाइल उपभोक्ता ही थे, जबकि 2016 में दूरसंचार सेवाएं देश की 82% आबादी की जद में पहुंच चुकी है। इसके चलते सूचनाएं और चेतावनी देने में एजेंसियों को ज्यादा सहूलियत हो रही है और चक्रवातों से होने वाला नुकसान लगातार कम हो रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य की तमाम मौसम एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमारा कुछ भी हम लोग फोरकास्ट करते हैं उसमें हमारा पूरा कितना भी शिप ऑब्जर्व, ये तूफान मेनली कहाँ फॉर्म होता है, वो ओशनिक एरिया में होता है। तो ओशनिक एरिया में हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा तो नहीं है ना, डाटा कहाँ से मिलेगा। तो इनका एक्चुअली जेनेसिस इटसेल्फ हमको पता चलता है मेनली सैटेलाइट से, वो एक चीज़ है। और क्या बाद में वो कैसे मूव होता है उनका भी ये सैटेलाइट से बहुत हेल्प मिलता है। 2017 में ओखी तूफान के चलते 39 लोगों की मौत हो गई थी और 167 मछुआरे लापता हुए थे, लेकिन जानकारी की वजह से गुजरात के तटों को नुकसान से बचाया गया था। 2018 में मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि गाजा नाम का चक्रवात चेन्नई के उत्तर पूर्व में करीब 860 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस जानकारी की वजह से हजारों जानें बचा ली गई। 2018 में ही ओडिशा में तितली तूफान के 18 घंटे के भीतर भीषण रूप धारण करने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की थी, जो सही निकली। 3 मई को पुरी के पास भयंकर चक्रवाती तूफान फोनी ने दस्तक दी थी और राज्य के 14 जिले इससे प्रभावित हुए थे। इस भयंकर तूफान में 64 लोगों की मौत हो गई थी। NDRF, SDRF सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं पूरी तालमेल के साथ लाखों लोगों को राहत और बचाव काम में शानदार काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।